हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जीएसटी रिवीजन सीरीज के अंदर। दोस्तों आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी, इंपॉर्टेंट, आप आराम से यहां पर फुल ऑन फुल मार्क्स फेच कर सकते हो। एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से 4 नंबर तक का क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो 4 में से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन कॉम्पोजिशन स्कीम। दोस्तों आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारे पास जीएसटी के अंदर 2 तरीके की स्कीम्स अवेलेबल हैं। एक हमारे पास नॉर्मल स्कीम अवेलेबल है और एक हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप रजिस्टर होते हो या जब भी आप धंधा करते हो, सप्लाई करते हो, तो आप नॉर्मल स्कीम के अंदर कवर होते हो। लेकिन अगर आप एक स्मॉल सप्लायर हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप नॉर्मल स्कीम को रिजेक्ट करके आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉर्मल स्कीम से निकलकर आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, अगर आप स्मॉल सप्लायर हो तो। अब स्मॉल सप्लायर कौन है सर? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता, जो सरकार ने नोटिफाई कर रखी है सेक्शन 10 के अंदर, अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लो। अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हो तो आपको फायदा क्या मिलेगा सर? आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर फायदा यह मिलेगा कि एक तो नॉर्मल जीएसटी रेट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर लोअर जीएसटी रेट अप्लाई होंगे। आपके ऊपर लोअर जीएसटी रेट अप्लाई होंगे। आपके ऊपर 1% का जीएसटी लगेगा अगर आप गुड्स के सप्लायर हो। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हो तो आपके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा, और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके ऊपर 6% का जीएसटी लगेगा। मतलब जहां पर नॉर्मल जीएसटी रेट 5%, 12%, 18%, 28% तक जाते हैं, वहीं पे कॉम्पोजिशन के अंदर 1%, 5% और 6% का जीएसटी रेट लगता है। तो आपको लोअर रेट से जीएसटी पे करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको जीएसटी अपने कस्टमर से रिकवर करना होता है। तो जब आप लो जीएसटी रेट लगाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बड़े सप्लायर के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यानी कि जो छोटा सप्लायर है वो बड़े सप्लायर के साथ क्या कर सकता है? कंपीट कर सकता है। जीएसटी लगने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, राइट। तो छोटा सप्लायर अगर कम जीएसटी रेट लगाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा और वो बड़े सप्लायर के साथ कंपीट कर पाएगा। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसका कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है। उसके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन होता है वो रिड्यूस होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर रहते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है सर? वहां पर आपको मंथली आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, वहां पर आपको मंथली जीएसटी का पेमेंट्स करना होता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन में आ जाते हो मालिक, तो उस केस में क्वार्टरली हिसाब चलता है। आपको क्वार्टरली जीएसटी की पेमेंट करनी है, क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, आपको साल में एक ही रिटर्न फाइल करनी है। तो इससे क्या होता है कि सर जो छोटा सप्लायर है वो अपने धंधे पे ज्यादा फोकस कर पाता है, उसका कंप्लायंस बर्डन, उसका कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 में लाया गया। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, छोटे टैक्स पेयर के लिए लाया गया, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए लाया गया और रिड्यूस करने के लिए लाया कंप्लायंस कॉस्ट। ये छोटे सप्लायर को मिलेगा जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर विद इन द लिमिट है। ठीक है, अब सर आपके पास कॉम्पोजिशन स्कीम 2 पार्ट्स में मिलती है। अगर आप गुड्स या फिर रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी सेक्शन 10(1) और सबसेक्शन 10(2) की। ठीक है, अच्छा, और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो, मतलब आप गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज देते हो, जैसे आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, आर्किटेक्ट हो, तो उस केस में आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी सेक्शन 10(2)(a) की। ओरिजिनली जब हमारे पास जीएसटी आया था तो वहां पर हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम जो आई थी वो गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज की ही आई थी।
मतलब अगर आप केवल गुड्स में डील करते हो तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। अगर आप केवल रेस्टोरेंट में डील करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। अगर आप गुड्स के साथ साथ रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हो आपको कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप गुड्स के साथ कोई अदर सर्विस देते हो, जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हो और साथ में इंटीरियर डेकोरेशन करते हो, तब सरकार आपको कंपोजिशन नहीं देगी। ऐसा ओरिजिनली में था, लेकिन बाद में इस सेक्शन को अमेंड करा और कहा कि अगर आपका मेन काम गुड्स सप्लाई करने का है, क्लोथ सप्लाई करने का है, तो इसके साथ साथ आप मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप कपड़े का काम करते हो तो साथ में आप टेलरिंग सर्विस भी दे दो, कोई टेंशन नहीं है, टेलरिंग सर्विस भी दे दो, लेकिन टेलरिंग सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। ठीक है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर आपने टेलरिंग सर्विस दे दी क्लोथ के साथ साथ, तो उस केस में आपका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि छोटा सप्लायर कौन होता है। तो कहता है कि स्मॉल टैक्सपेयर वो व्यक्ति है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं करता। जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं करता, हम उसको क्या मान के चलते हैं कि सर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति आपका स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है और इसे करंट ईयर में कंपोजिशन मिल जाना चाहिए। तो जैसे मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, मान के चलते हैं कि 22-23 है, 22-23 में मेरा टर्नओवर मान के चलते हैं 1.40 सीआर है। तो मुझे करंट ईयर 23-24 में मुझे कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। नाउ सपोज 23-24 में मेरा टर्नओवर हो गया माता रानी की कृपा से 1.80 सीआर। माता रानी की कृपा से मेरा टर्नओवर 23-24 में हो गया 1.80 सीआर। तो इस केस में जब मैं 24-25 में जाऊंगा तो 24-25 में मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखूं तो मैं अब छोटा सप्लायर नहीं रहा। अगर मेरा टर्नओवर 1.8 सीआर हो गया, अब मैं छोटा सप्लायर नहीं रहा गवर्नमेंट की नजरों में, तो गवर्नमेंट 24-25 में मेरे को कंपोजिशन नहीं देगी। 24-25 में मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ सपोज 24-25 में मेरा टर्नओवर वापस से गिर गया 1.30 सीआर आ गया, यानी कि मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर के अंदर आ गया। यानी कि मैं फिर से एक छोटा सर्विस प्रोवाइडर बन गया या छोटा गुड्स का सप्लायर बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगले साल 25-26 में जब 25-26 में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे तो वो विद इन द लिमिट होगा, यानी कि वापस से मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर चेक करना पड़ेगा कि आप स्मॉल टैक्स पेयर है कि नहीं। अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर है तो कंपोजिशन मिलेगा, स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। सर ये जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, इस लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे। इस लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये 1.5 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसको याद कैसे करेंगे सर? नस्टा M3। कैसे याद करेंगे? नस्टा M3। N फॉर नागालैंड, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर, M फॉर मेघालय। नस्टा M3। अगर आप इन 8 स्टेट्स में बिजनेसेस कर रहे हो, इन 8 स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर 1.5 करोड़ का लिमिट नहीं लगेगा, आपके ऊपर 75 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मान लो अगर आप एक अदर स्टेट पे ऑपरेट करते हो, लेट्स से आप महाराष्ट्र पे ऑपरेट करते हो और आप नागालैंड से ऑपरेट करते हो, आपका धंधा महाराष्ट्र में भी है, आपका धंधा नागालैंड में भी है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर अपर थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा, आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा।
ऐसे केस में आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा, यानी कि 75 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा। चलिए, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ओरिजिनली जब कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी, हमारे पास जीएसटी के अंदर, तो वो किसके लिए आई थी सर? वो गुड्स के ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए आई थी, और जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं उनके लिए आई थी। तो फंडामेंटली जो आपकी ये स्कीम थी वो गुड्स के सप्लायर के लिए थी और केवल रेस्टोरेंट के सर्विसेज की थी। तो अगर आप कॉम्पोजिशन लेते हैं तो गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा आप कोई और सप्लाई में एंगेज नहीं हो सकते थे। अगर होते तो आपकी कॉम्पोजिशन विड्रॉ हो जाती। लेकिन ओवर द टाइम गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार कोई व्यक्ति अगर मार्जिनल सर्विसेज देना चाहता है तो वो हमें अलाउ करना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि अगर आप गुड्स के साथ इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस देना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयरिंग की सर्विसेज देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन आपकी जो ये सर्विसेज होनी चाहिए वो मार्जिनल होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। तो सरकार ने कहा, however, as per the second provision to section 10(1), composition supplier are permitted to supply other services। आप अपने मेन सप्लाई के साथ अदर सर्विसेज भी दे सकते हो, और वो कितनी होंगी? 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट का 10%, पिछले फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन द स्टेट का 10%, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है, और आप दो जगह से ऑपरेट करते हो, आप यूपी से ऑपरेट करते हो और आप महाराष्ट्र से ऑपरेट करते हो। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का टर्नओवर पिछले साल का 2022-23 का यूपी में है राजा बेटा 70 लाख रुपीस का, और महाराष्ट्र में है आपका 40 लाख रुपीस का। पिछले साल का टर्नओवर बोल रहा हूं, यानी कि पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितने का है? पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 110 लाख का है। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एलिजिबल हो फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि आपका टर्नओवर 150 लाख के अंदर है, आप एलिजिबल हो फॉर द कंपोजिशन स्कीम। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में अब आपका मन कर रहा है कि आप रिपेयरिंग की भी सर्विसेज दे दो, तो आप मुझे बताओ कि आप मैक्सिमम रिपेयरिंग की सर्विसेज कितनी दे सकते हो? तो सर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो मिलती है स्टेट बेस्ड पे, राइट? वो कैसे मिलती है? स्टेट बेस पे मिलती है। तो यहां पर सरकार आपसे बोल रही है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, और आप चाहो तो 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ साथ रिपेयरिंग सर्विसेज भी दे सकते हो, लेकिन रिपेयरिंग सर्विसेज का लिमिट सेट करा हुआ है 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो भी आपका हायर है। अब सर 70 लाख का 10%, यानी कि 7 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर 7 लाख। तो आप यूपी के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ साथ 7 लाख रुपए तक की रिपेयरिंग सर्विसेज दे सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में बने रहते हुए। सिमिलरली महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख का 10%, यानी कि 4 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख की सर्विसेज आप दे सकते हो। मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका 23-24 में जिस पल
आपका रिपेयर का सर्विस 7 लाख को एक्सीड करेगा यूपी के अंदर, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में जब भी आपका रिपेयर का सर्विस 5 लाख रुपए एक्सीड करेगा महाराष्ट्र के अंदर, तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। क्या बोला कि सर जिस पल 23-24 में आपका रिपेयर का टर्नओवर 7 लाख एक्सीड करता है, या फिर जिस पल महाराष्ट्र में रिपेयर का टर्नओवर 5 लाख एक्सीड करता है, दोनों में से जो भी पहले हो गया, आप इमीडिएटली कॉम्पोजिशन से बाहर आ जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता कि तुमको करंट ईयर में अगर कॉम्पोजिशन दे दिया है तो पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा कॉम्पोजिशन बना रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो जैसे मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल गई, तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपके पास रहेगी जब तक आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं कर जाता। तो जैसे मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर हो गया सपोजिंगली 1 करोड़ 70 लाख, तो 1 करोड़ 50 लाख तक तो आप कॉम्पोजिशन में बने रहोगे, लेकिन जो 20 लाख का आपका टर्नओवर है वो आपका नॉर्मल स्कीम में कवर होगा। मतलब जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 सीआर एक्सीड करेगा करंट ईयर में, वैसे ही आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। समझना मेरी बात को। जैसे मान लो पिछले साल 22-23 में तुम्हारा टर्नओवर था 100 लाख का, यानी कि 1 करोड़ का। तो तुम्हें करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम दे दिया गया। तुमने क्या किया, तुमने 1 अप्रैल को कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुमने अगर कॉम्पोजिशन 23-24 में ऑप्ट कर लिया तो पूरे साल तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन रहेगा, नहीं। अब मान लो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपका टर्नओवर 150 लाख हो गया, मतलब कि 1.5 करोड़ हो गया। आपका टर्नओवर 150 लाख हो गया, यानी कि 1.5 करोड़ हो गया। अब जैसे ही 1 जनवरी को तुम पहला बिल काटोगे, मान लो तुमने यहां पे बिल काटा, यहां पर तुमने बिल काटा सपोज कर लो 1 लाख का, 1 जनवरी को तुमने बिल काटा 1 लाख रुपए का, यानी कि अब तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 1 जनवरी तक तुम्हारा टोटल टर्नओवर हो गया 151 लाख। 1 जनवरी तक तुम्हारा टर्नओवर हो गया 151 लाख। 1.5 करोड़ को टर्नओवर तुम्हारा एक्सीड कर गया, 1.5 करोड़ को टर्नओवर तुम्हारा एक्सीड कर गया 1 जनवरी को, तो तुम 1 जनवरी को कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि कंपोजिशन स्कीम एक बार मिल गई तो वो पूरे साल भर चलेगी, नहीं। अगर आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए तो आपको कंपोजिशन स्कीम दिया जाएगा, और करंट ईयर में आपके पास कंपोजिशन तब तक रहेगा जब तक आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं कर जाता। और अगर आप ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो 150 लाख की जगह लिमिट्स कितनी चल रही होगी? 75 लाख रुपीस की चल रही होगी। क्लियर? तो आपके पास 2 लिमिट चल रही हैं, एक तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट चल रही है, प्लस आपके पास अदर सर्विसेज की लिमिट चल रही है। दोनों में से जो काम पहले हो गया, अगर आपका एग्रीगेट 150 एक्सीड कर गया तब तो आप कंपोजिशन से बाहर आएंगे ही आएंगे, लेकिन मान लो आपका एग्रीगेट 150 को एक्सीड नहीं किया, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी केवल 50 लाख रुपए का ही है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए का ही है। मान लो यह स्थिति है आपके पास 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख ही है, लेकिन आपकी जो सर्विस है यूपी के अंदर वो एक्सीड कर गई 7 लाख को। आपकी जो सर्विस है यूपी के अंदर वो एक्सीड कर गई 7 लाख को। 7 लाख की लिमिट थी ना यूपी में, कि यूपी में आप 7 लाख रुपए तक की सर्विस कर सकते हो। तो भले आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी 150 लाख को एक्सीड नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपकी सर्विसेज 7 लाख को एक्सीड कर गई, तो अगेन आप कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाएंगे? नॉर्मल स्कीम पे।
तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एग्रीगेट टर्नओवर भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर कर जाएगा तो नॉर्मल स्कीम में पहुंच जाएंगे, और जो सर्विसेज की लिमिट हमको प्रोविजो में दी गई है, जो सर्विसेज की लिमिट हमको प्रोविजो में दी गई है, ये भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये एक्सीड करेगी अगेन हम कॉम्पोजिशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। राम सेवक इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। इनका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख रुपीस का था। क्योंकि इनका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 CR एक्सीड नहीं कर रहा, ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ साथ ये चाहे तो अदर सर्विसेज दे सकते हैं, इसके साथ साथ चाहे तो ये अदर सर्विसेज दे सकते हैं। 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर दैट इज 6 लाख, और ₹5 लाख, और ₹5 लाख, दोनों में जो भी आपका हायर है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हम गुड्स के साथ साथ और कितने रुपए की सर्विसेज दे सकते हैं, हम गुड्स के साथ साथ कितने रुपए की सर्विसेज दे सकते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सर ये जो एग्रीगेट टर्नओवर की भाषा चल रही है यहां पे, जो आप बोल रहे हो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये टर्नओवर में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो हम जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे होगा, यानी कि ऑल इंडिया का होगा। ठीक है, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ये पैन इंडिया का होगा। ये जो टर्नओवर होगा ये पैन इंडिया का टर्नओवर होगा। ठीक है जी, ये जो टर्नओवर होगा राजा बेटा, ये पैन इंडिया का टर्नओवर होगा। टर्नओवर में क्या क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आपकी जो ऑल आउटवर्ड सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई चाहे वो एफसीएम में कवर होती हो, चाहे वो आरसीएम में कवर होती हो, चाहे वो आरसीएम में कवर होती हो। एग्जेम्प्ट सप्लाई यानी कि आपकी जो नील रेटेड सप्लाई है, आपकी जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है अल्कोहलिक लिकर और आपका एचपी मैन, इसके अलावा जो आपके पास होली एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसके अलावा जो आपकी होली एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसे भी कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट करी है वो कवर कर लिया जाएगा, और जो इंटर स्टेट सप्लाई है ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है टू डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये डेफिनेशन तो सेम हमको वैसी ही लग रही है, सेम वैसी ही लग रही है जो हमने पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन के अंदर। बिल्कुल, ये जो इंक्लूजन्स है वो सेम एज रजिस्ट्रेशन है। आपकी ऑल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आएगी, चाहे वो एफसीएम वाली हो, आरसीएम वाली हो। आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 आती है, नील, नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट। आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई आ जाएगी और इंटरस्टेट सप्लाई टू द डिस्टिंक्ट पर्सन आ जाएगा। सर क्या नहीं आएगा? व्हाट इज एक्सक्लूडेड, क्या हम इसमें कवर नहीं करेंगे? तो पहला पॉइंट सेम है, जितनी भी आपकी इनवर्ट सप्लाई है जिन पे आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना होता है, वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। जो जीएसटी के टैक्सेस हैं वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है सर, वो आपके एक्सक्लूजन में जाएगी, वो आपके एक्सक्लूजन में जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो अगर आपने कहीं पर पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है, या फिर लोन और एडवांस लिया है, तो उसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट होता है। तो सर अगर ऐसी कोई सप्लाई है जहां पे पैसा डिपॉजिट हुआ है, लोन या फिर एडवांस दिया गया है, जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट है, ये वाली सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्पशन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये वाली एग्जेम्प्ट सप्लाई आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है। सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है, लेकिन आपका सर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, वो वाली एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, मतलब कि जो लोन, एडवांस और डिपॉजिट है, ये आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा।
सभी प्रकार की एग्जेम्प्टेड सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है, लेकिन ऐसी एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, मतलब कि पैसा लोन और एडवांस में दिया है, उसके बदले में ही इंटरेस्ट मिलता है, तो वो वाला जो इंटरेस्ट है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब जब 1.5 सीआर या फिर 75 लाख चेक करेंगे, जब 1.5 सीआर या फिर 75 लाख की लिमिट को चेक करेंगे, तो इसके इंक्लूजन में सभी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी, इसके इंक्लूजन में सभी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी एक्सेप्ट लोन और एडवांस, एक्सेप्ट लोन और एडवांस जिसका कंसीडरेशन क्या है, इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 ये क्या कहती है? इट क्लैरिफाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, aggregate turnover includes the value of supply from the 1st April of the financial year to the date of his becoming liable for registration। मतलब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर मान लो Explanation 1 to section 10 clarifies that for the purpose of compute the aggregate turnover of a registered person for determining his eligibility to pay tax under this section, aggregate turnover include the value of supply from the 1st April of the financial year to the date of his becoming liable for registration। प्लीज जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 23-24 है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23। अब मेरी बात समझना, 22-23 में आपने धंधा पहली बार स्टार्ट किया था, 22-23 में आपने धंधा पहली बार स्टार्ट किया था, आप रजिस्टर्ड नहीं थे 22-23 में। जब शुरू हुआ था 22-23, जब 1 अप्रैल शुरू हुआ था तो आप अनरजिस्टर्ड थे। आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करा 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को आपका टर्नओवर एक्सीड करा 40 लाख को, मतलब इस पीरियड पे आपका टर्नओवर 40 लाख था। और 31 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक, 31 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक आपने 50 लाख रुपए का टर्नओवर किया। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक आपका टर्नओवर 40 लाख था। आप इस पीरियड में अनरजिस्टर्ड थे, इस पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे बेटा। ठीक है जी, इस पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे क्योंकि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था, तो आप क्या थे? आप अनरजिस्टर्ड थे। तो सरकार कहती है कि 23-24 में जब आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी, जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी और एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके अंदर 40 लाख को भी कंसीडर करा जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप लायबल नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पीरियड का टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। यानी कि जब एटीओ निकाला जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो वो अप्रैल से लेकर मार्च तक निकाला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसके बीच में आप कभी अनरजिस्टर्ड भी थे। आसान भाषा में अगर क्रक्स निकालूं तो जब हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसमें से कुछ पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रजिस्टर्ड पीरियड का टर्नओवर नहीं देखते हैं हम, पूरे साल का टर्नओवर देखते हैं, वेदर वी आर रजिस्टर्ड और नॉट।
As per section 10(3), the option of the registered person to avail the composition scheme for the services shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds 150 lakh or 75 lakh. तो जिस दिन इफेक्टिव फ्रॉम द डे, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 CR को, उस दिन आपका कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाता है। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने क्या किया है सर? मिस्टर एक्स ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्होंने अपना नया बिजनेस कमेंस किया है, नया बिजनेस कमेंस किया है 1 अप्रैल 23 को, 1 अप्रैल 23 को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अप्रैल से लेकर जून तक इनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख का है, इनका टर्नओवर 40 लाख का है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक इनका जो टर्नओवर है, इनका जो टर्नओवर है वो है 110 लाख रुपए का। यहां थोड़ा कम कर देते हैं। इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का। फिर 1 अक्टूबर से इनके पास 31 दिसंबर तक जो टर्नओवर है वो है, सपोज कर लेते हैं 60 लाख रुपीस का। और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इनके पास जो टर्नओवर है, इनके पास जो टर्नओवर है वो है, मान के लेते हैं, मान के चलते हैं 70 लाख रुपए का। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स ने ऑप्ट किया कंपोजिशन स्कीम व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास कंपोजिशन का जो रेट है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो जीएसटी का रेट है वो 1% है, और नॉर्मल स्कीम के अंदर आपके पास जो जीएसटी का रेट है वो 12% है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर जब 1 अप्रैल को हमने धंधा स्टार्ट किया होगा, जब 1 अप्रैल को हमने धंधा स्टार्ट किया होगा, हम अनरजिस्टर्ड थे, वी वर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वी वर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सर इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मेरा जो टर्नओवर था वो 40 लाख रुपीस का था, मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपीस का था। मैं नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूं तो आपको क्या लगता है, मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं सर, जब आप लायबल ही नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आप गवर्नमेंट को जीएसटी क्यों दोगे? नहीं देंगे सर गवर्नमेंट को जीएसटी। अच्छा अब समझो मेरी बात को। 30 जून को मैं लायबल हो गया, 30 जून को मैं लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करने वाला है। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। टेक्निकली मैं 1 जुलाई को लायबल हुआ हूं, टेक्निकली मैं 1 जुलाई को लायबल हुआ हूं, ठीक है। मैं यहां पर लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके सर। अब 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक मेरा टर्नओवर हो चुका है 50 एंड 40, मेरा टर्नओवर हो चुका है 90 लाख का। इस पीरियड में मैंने टर्नओवर अचीव किया 50 लाख रुपीस का, ठीक है। अब जब मैं लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैंने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया था, यानी कि इस पीरियड में जुलाई से लेकर सितंबर वाले पीरियड में, जुलाई से लेकर सितंबर वाले पीरियड में मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूंगा किस रेट से? 1% से। मेरे ऊपर जीएसटी का रेट कौन सा वाला लगेगा? 1% का, 1% का। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक मेरा टर्नओवर 60 लाख है,
ठीक है, यहां पर मैंने 60 लाख का टर्नओवर किया, यहां पर मैंने 60 लाख का टर्नओवर किया 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितने का हो गया? अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितने का हो गया सर? अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 150 लाख का, यानी कि कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है वो आपकी पूरी हो चुकी है। कंपोजिशन स्कीम की आपकी लिमिट 31 दिसंबर तक पूरी हो चुकी है। यहां पर भी जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा 1% का, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर को जैसे ही मेरा टर्नओवर 150 का पहुंचेगा, अब सर मेरा कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। जैसे ही मैं जनवरी में पहला बिल काटूंगा, जैसे ही मैं जनवरी में पहला बिल काटूंगा, मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा। तो जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने 70 लाख का टर्नओवर किया है। जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने 70 लाख का टर्नओवर किया है, यानी कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो चुका है सर? आपका अब एग्रीगेट टर्नओवर, अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर सर हो चुका है 220 लाख का। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 220 लाख का, यानी कि ये वाले 70 लाख पे मेरे ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा 18% का। बात समझ में आया? मतलब जिस दिन आपका टर्नओवर, जिस दिन आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड करेगा, उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक मेरा टर्नओवर 149 लाख था। 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक मेरा टर्नओवर 149 लाख था, ठीक है जी। मैंने 26 अक्टूबर को 3 बिल काटे, मैंने 26 अक्टूबर को 3 बिल काटे, इनवॉइस नंबर 101, इनवॉइस नंबर 102, इनवॉइस नंबर 103। मैंने 3 बिल काटे। इनवॉइस नंबर 101 40,000 रुपए की थी। इनवॉइस नंबर 102 मेरे पास 50,000 रुपए की थी। इनवॉइस नंबर 3 मेरे पास 20,000 रुपए की थी। यानी कि मैंने 26 अक्टूबर को 1,10,000 रुपए के बिल काट दिए। मैंने 26 अक्टूबर को 1,10,000 रुपए के बिल काट दिए, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगर आप 26 अक्टूबर की बात करोगे तो मेरा यहां पर जो एग्रीगेट टर्नओवर है 26 अक्टूबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 1.5 सीआर से ज्यादा, 1.5 सीआर से ज्यादा। 26 अक्टूबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया है 1.5 सीआर को, यानी कि 26 अक्टूबर को मैं कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ गया। 26 अक्टूबर को मैं कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ गया, यानी कि मैंने 26 अक्टूबर को जितने भी बिल रेस करे हैं, मैंने 26 अक्टूबर को जितने भी बिल रेस करे हैं, इन सब बिल के ऊपर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगा। इन सब बिल के ऊपर नॉर्मल रेट आपका एप्लीकेबल होगा। इस 149 लाख पे लोअर रेट लगेगा, इस 149 लाख पे लोअर रेट लगेगा, बेसिकली कंपोजिशन स्कीम वाला रेट लगेगा, और ये वाले 1,10,000 पे मेरा नॉर्मल रेट एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है मालिक? ओके। अब रूल नंबर 7 आपको बताता है, रूल नंबर 7 आपको बताता है कि जीएसटी का रेट क्या क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब गुड्स में डील करते हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स के अलावा, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स के, तो उस केस पे आपके ऊपर जीएसटी लगती है 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने वाली बात है। सर अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं और आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं,
अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके ऊपर 1% का जीएसटी लगता है, 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या है? यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या है सर? जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उस पे भी 1% और जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस पे भी 1%। आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है और जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, दोनों के ऊपर आपका 1% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप गुड्स के ट्रेडर हैं, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हैं तो उस केस में आपके ऊपर 1% लगेगा ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। यानी कि आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो और आप अगर ट्रेडर हो और आपने टैक्सेबल सप्लाई करा है 50 लाख का, 50 लाख का, आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करा है 20 लाख का और 20 लाख का, मतलब आप लोगों ने टोटल 70 लाख का सप्लाई किया है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो जीएसटी कितनी निकलेगी? 70 लाख का 1%, यानी कि 70,000 रुपए। और यहां पे 50 लाख का 1%, यानी कि 50,000 रुपए। तो ट्रेडर के केस में हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसीडर नहीं करते, ट्रेडर के केस में हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसीडर नहीं करते। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो तो ऐसे केस में हम टैक्सेबल सप्लाई उठाते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं करते। यहां पे टर्नओवर लिखा हुआ है और यहां पे टैक्सेबल सप्लाई लिखी हुई है। तो टर्नओवर के अंदर तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगी, इंटरस्टेट सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन भी आएगी। लेकिन जब टैक्सेबल सप्लाई की बात हो रही है तो यहां पर बाकी चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो उस केस पे आपके ऊपर 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेट है गुड्स के केस में 1% लगता है, गुड्स के केस में 1% लगता है, तो 1% में 0.5% सीजीएसटी का होता है और 0.5% एसजीएसटी का होता है। अब अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करूं तो 5% लगता है, 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% आपका एसजीएसटी होता है, 2.5% आपका एसजीएसटी होता है। ठीक है जी, ओके। टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आपने एग्रीगेट टर्नओवर की पढ़ी। इसके अंदर आपकी सभी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो आरसीएम वाली हो, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो आपके आरसीएम वाली हो। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड वाली भी आएगी, नील रेटेड वाली भी आएगी, नॉन टैक्सेबल एल्कोहलिक लिकर और एचपी मैन भी आएगा, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी। सभी होली एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी एक्सेप्ट वो एग्जेम्प्ट सर्विस जो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस की है, जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है, वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड टू द पर्सन हैविंग द सेम पैन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आया है सेक्शन नंबर 10 में। ये क्लैरिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल सप्लाई, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल by a person under this section, the expression turnover in a state or turnover in the UT shall not include the value of the following supply. Supply from the 1st April of the financial year up to the date when such person become liable for registration, and exempt supply of services provided by way of extending deposit or loan or advance in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. तो ये चीज आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, इसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये चीज टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, इसके ऊपर जीएसटी आपके ऊपर कभी भी नहीं लगेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप लायबल हुए हो उस पीरियड पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना। मतलब जो आपका अनरजिस्टर्ड पीरियड है, जो आपका अनरजिस्टर्ड पीरियड है,
उस पीरियड पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने धंधा इसी साल स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल से लेकर जून तक आपका टर्नओवर 40 लाख का था। जब आप लायबल ही नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए तो सरकार आपसे जीएसटी मांग ही नहीं सकती, ना ही कंपोजिशन वाला और ना ही आपका नॉर्मल वाला। तो जितने टाइम तक आप अनरजिस्टर्ड हो, जितने टाइम तक आप अनरजिस्टर्ड हो, उस टाइम पर आपके ऊपर कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं लगेगी। जितने टाइम के लिए आप अनरजिस्टर्ड हो उतने टाइम के लिए आपके ऊपर कोई भी जीएसटी इंपोज नहीं किया जाएगा, चाहे वो नॉर्मल वाला हो चाहे वो कॉम्पोजिशन वाला हो। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे, इस पीरियड का जो टर्नओवर है, इस पीरियड का जो टर्नओवर है, उस पीरियड पे आपको जीएसटी नहीं देना है। जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद का जो पीरियड है, जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद का जो पीरियड है उस पे कंपोजिशन लगेगा। और कब तक लगेगा? जब तक आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं हो जाता। जब तक आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर कंपोजिशन लगेगा, और जैसे ही वो 150 एक्सीड होगा आपके ऊपर कंपोजिशन लगना बंद हो जाएगा, नॉर्मल स्कीम में आप कवर हो जाएंगे। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे ऑप्शन दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए पार्ट बी ऑफ द REG 01। Such intimation shall be considered only after the grant of registration to the applicant, and his option to pay tax under the composition levy shall be effective from the date from which registration is effective। तो कह रहा है कि अगर आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हो, आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हो, मतलब आप लायबल टू रजिस्टर हुए हो, तो जब आप पहली बार रजिस्टर होते हो तो उस केस में आपको REG 01 के पार्ट बी में, REG 01 क्या है? REG 01 है आपके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का फॉर्म। तो REG 01 के पार्ट बी में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब ये आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब होगी? ये आपकी इफेक्टिव होगी फ्रॉम द डेट आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ। तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वही कंपोजिशन स्कीम की भी इफेक्टिव डेट होगी। तो मान लीजिए अगर आप लायबल हुए, मान लो आप लायबल हुए 10 सितंबर को आप लायबल हुए, और यहां से आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। लेट सपोज कर लो आपने अप्लाई कर दिया 20/9 को, विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर मिल भी गया। 25 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी हो गया। तो अब हमने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका इफेक्टिव डेट बनेगा जिस दिन आप लायबल हुए थे, 10/9। तो 10/9 अगर आपका रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट है, 10/9 अगर आपके रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट है तो वही आपके कंपोजिशन की भी इफेक्टिव डेट बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ये मंशा इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जीएसटी कॉमन पोर्टल पे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसके लिए आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो अगर आप 23-24 में कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहते हो तो 23-24 शुरू होने से पहले और 22-23 खत्म होने से पहले, आप ऐसे कह सकते हो 22-23 खत्म होने से पहले या फिर 23-24 शुरू होने से पहले आपको इंटीमेशन देनी है गवर्नमेंट को कि आप 23-24 के अंदर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो। ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो मान लो 22-23 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 22-23 में आप इंटीमेशन भेजोगे, 22-23 में आप इंटीमेशन भेजोगे और 23-24 की 1 अप्रैल से 23-24 की 1 अप्रैल से आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी।
तो अगर आपको 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो 22-23 में इंटीमेशन भेजनी है गवर्नमेंट को, और आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल। ठीक है, ऐसे केस में आपको आईटीसी 03 फाइल करना पड़ेगा अपना आईटीसी रिवर्स करने के लिए। यह मैंने आप लोग को ऑलरेडी सेक्शन 18 में बताया था कि अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो, अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम पे जाते हो तो आपके पास जो आपके पास आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल में, जो आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल इन डब्ल्यूआईपी में, और जो आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स में, उसको आपको रिवर्स करना है, और कैपिटल गुड का रिड्यूस्ड क्रेडिट आपको रिवर्स करना है, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 5 कहता है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन्हें हम लोग कॉम्पोजिशन नहीं देते। रूल नंबर 6 कहता है कि जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा 1.5 सीआर को और 75 लाख को, आप शिफ्ट कर दिए जाओगे नॉर्मल स्कीम के अंदर, और आपको CMP 04 भरना होगा विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। CMP 04 भरना पड़ेगा विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट, राइट। अच्छा, अब क्या करना है सर? एनी पर्सन हु इज इन द कंपोजिशन स्कीम मे ऑप्ट आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम एनी टाइम एंड फाइल द CMP 04। आपका मन है कंपोजिशन स्कीम छोड़ने का, अभी आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं किया है, आपने 1 अप्रैल को कंपोजिशन स्कीम लिया, 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर 80 लाख रुपए पे ही पहुंचा है, लेकिन अब आपको घुटन हो रही है कंपोजिशन स्कीम में, आपका मन कर रहा है कि मैं कंपोजिशन से निकलकर नॉर्मल पे चला जाऊं, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको बस CMP 04 फाइल करना है और आप शिफ्ट कर दिए जाओगे नॉर्मल स्कीम में। अब जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो जिस दिन आप कंपोजिशन से नॉर्मल पे गए उससे ठीक एक दिन पहले आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल इन WIP है, जो रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड है, उसका आईटीसी आप ले सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा करने के लिए आपको 30 डेज के अंदर अंदर आईटीसी 01 फाइल करना है। जब रिवर्सल करना था आईटीसी का तो 90 दिन का समय था, 90 दिन के अंदर आईटीसी 03 फाइल करके रिवर्स करना था आईटीसी, और जब आपको आईटीसी अवेल करना है तो सरकार ने आपको 30 डेज का टाइम दिया है और आपको आईटीसी 01 फाइल करके चलना है। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 10(2)A। ये बात करता है सर्विस प्रोवाइडर के कंपोजिशन स्कीम की, ये बात करता है सर्विस प्रोवाइडर के कंपोजिशन स्कीम की। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, प्रोवाइडेड आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड ना करता हो। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपए एक्सीड नहीं करता तो आप एलिजिबल हो जाते हो कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A। और 10(2)A में जो रेट लगता है वो 6% का लगता है, जिसमें 3% CGST होता है और 3% आपका SGST होता है। अगेन ये कंपोजिशन स्कीम एक बार मिल गई तो पूरे साल भर नहीं रहती, जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करेगा तब तक ये आपके पास रहेगी। मतलब आपको अगर 1 अप्रैल को, अगर मान लो आपको 1 अप्रैल को हमने कंपोजिशन स्कीम दे दिया, कंपोजिशन स्कीम दे दिया अंडर सेक्शन 10(2)A, हमने आपको कंपोजिशन दे दिया अंडर सेक्शन 10(2)A, और आपका 30 सितंबर तक आपका जो टर्नओवर था वो पहुंच गया, सपोज कर लो 49,50,000। आपने 1 अक्टूबर को एक इनवॉइस काटा 20,000 रुपए का, आपने एक इनवॉइस काटा 25,000 रुपए का, और एक इनवॉइस आपने काटा 15,000 रुपए का। तो आपका जो टोटल इनवॉइस 1 अक्टूबर को कटा वो 60,000 रुपीज का था। और जैसे ही 1 अक्टूबर को आपने 60,000 की इनवॉइसेस काटी, आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो पहले 49,50,000 था उसमें 60,000 रुपए ऐड हो गए, आपका टर्नओवर बन गया 50,10,000। अब जैसे ही आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड किया, आप कंपोजिशन से बाहर आ जाएंगे। तो 1 अक्टूबर को आप कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, यानी कि इधर आपके पास नॉर्मल रेट लगेगा और इस वाले पे आपके पास कंपोजिशन रेट लगेगा। ठीक है, यूजुअली सर्विसेज पे 18% का GST होता है, तो यहां पे नॉर्मल रेट आपके पास 18% का एप्लीकेबल हो जाएगा और यहां पे आपके पास कंपोजिशन रेट 6% का एप्लीकेबल होगा।
ठीक है जी। अच्छा, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो झेलनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कोई भी ऐसी सप्लाई करने से जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो अगर आप मान लो कपड़े के साथ साथ शराब के भी व्यापारी हो, ठीक है, आप कपड़े के साथ साथ पेट्रोल पंप भी चला रहे हो, तो ऐसे केस में सरकार आपको कॉम्पोजिशन नहीं देगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम बिजनेस को नहीं मिलती। ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है ये कभी भी बिजनेस को नहीं मिलती। ये किसको मिलती है सर? ये टैक्सेबल पर्सन को मिलती है। ये किसको मिलती है? ये टैक्सेबल पर्सन को मिलती है। हम रजिस्टर्ड पर्सन को कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं, और जब हम किसी बंदे को कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं तो उसके जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी स्टेट में बिजनेसेस हैं, उन सब के ऊपर कॉम्पोजिशन लग जाता है। बात समझा? तो अगर आप शराब का धंधा चला रहे हो या फिर अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हो तो आपके उसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन रेट लगेगा। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो जीएसटी लगना ही नहीं है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उस पर तो जीएसटी लगना ही नहीं है। तो वही सरकार कह रही है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, तो उस केस में हम आपको कॉम्पोजिशन नहीं देंगे। तो अगर आप शराब के व्यापारी हो, आप एचपी मैन में डील करते हो, तो आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। आप दूसरे स्टेट पे माल नहीं बेच सकते। जैसे ऐसा हो सकता है कि मिस्टर एक्स के कपड़े का काम है, उनका यूपी में एक शोरूम है, उनका महाराष्ट्र में एक शोरूम है और उनका गुजरात में एक शोरूम है। तो यूपी से यूपी में सप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हैं, गुजरात से गुजरात में सप्लाई कर रहे हैं। ये अलाउड है। ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स है और उनके पास दो बिजनेसेस हैं, यूपी है, वो यूपी से यूपी में भी सप्लाई करते हैं, आउटसाइड यूपी भी माल बेचते हैं। उनके पास एमपी में बिजनेस है, एमपी से एमपी में भी माल सप्लाई करते हैं, आउटसाइड एमपी भी माल बेचते हैं। तो ऐसे केस में इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। मल्टीपल स्टेट्स में अगर आपका धंधा है लेकिन आप विद इन द स्टेट ही माल बेचते हो, यूपी में भी धंधा है, महाराष्ट्र में भी धंधा है, गुजरात में भी धंधा है, लेकिन यूपी का माल यूपी के बाहर नहीं बेचते, महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र के बाहर नहीं बेचते, गुजरात का माल गुजरात के बाहर नहीं बेचते, कंपोजिशन मिल जाएगी। लेकिन यूपी और एमपी में धंधा है और यूपी से यूपी में भी बेचते हैं, यूपी के बाहर भी बेचते हैं, एमपी से एमपी में भी बेचते हैं, एमपी के बाहर भी बेचते हैं, तो फिर बेटा आपको कंपोजिशन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू धंधा करते हो तो भी आपको कंपोजिशन नहीं मिल पाएगा। आप गुड्स के सप्लायर हो, लेट से आपका शर्ट्स का काम है और आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपनी शर्ट्स को सेल करते हो, तो क्योंकि आप ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में भले आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, फोकस, ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप आइसक्रीम और एडिबल आइस बनाते हो, पान मसाला बनाते हो, टोबैको और अदर मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट बनाते हो, एरेटेड वाटर बनाते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हो, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ बनाते हो, बिल्डिंग ब्रिल्स और अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स बनाते हो, इनको रट्टा मार लेना। अगर आप इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इनके ट्रेडर हो, नोटिफाइड गुड्स के अगर मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके ट्रेडर हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन नहीं मिलती, लेकिन ट्रेडर को मिल जाती है। वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस अंडर द सेम पैन। मतलब अगर आप यूपी, मिस्टर एक्स है, इनका यूपी में फर्नीचर का काम है और इनका एमपी में पेंट का काम है। अगर ये यूपी में कंपोजिशन स्कीम अवेल करते हैं तो बेटा वो ऑटोमेटिकली पेंट के धंधे पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्नीचर के धंधे के लिए, आप फर्नीचर के धंधे के लिए कंपोजिशन ले लें और पेंट के धंधे को नॉर्मल स्कीम में डाल दें। ऐसा संभव नहीं है।
या तो दोनों कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे या तो दोनों नॉर्मल स्कीम में जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक धंधे को कॉम्पोजिशन में डाल दें और एक धंधे को नॉर्मल स्कीम में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपके पास राइट नहीं है कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने का, आपको अपनी पॉकेट से ये कॉम्पोजिशन जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। जो लोअर रेट ऑफ जीएसटी है 1% का और 5% का, ये आपकी पॉकेट से जाएगा एज अ सप्लायर, ये आपको पे करना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर से टैक्स का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर आपको लोअर रेट से जीएसटी पे करनी है। जब लोअर रेट से जीएसटी पे करने का ऑप्शन दे रहे हैं, एक बेनिफिट दे रहे हैं लोअर जीएसटी का, तो सर आईटीसी का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। आप जब इनवॉइसेस इशू करेंगे तो वो इनवॉइसेस टैक्स इनवॉइसेस नहीं होंगी, वो बिल ऑफ सप्लाई होंगे। कंपोजिशन सप्लायर कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस इशू करने का मतलब कि आप जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको जीएसटी का पैसा अपनी जेब से पे करना है, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है। आप कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे आप लिखेंगे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाई। ये चीज आपके बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन होनी चाहिए कि आप एक कंपोजिशन सप्लायर हैं और आप एलिजिबल नहीं है टैक्स का पैसा कलेक्ट करने के लिए, राइट। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो गया। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से रिवाइज करवाया। अगर जल्दी जल्दी कराता तो आई थिंक 30 मिनट्स के ऊपर नहीं लगता, बट मैंने जहां कहीं पर भी पॉसिबल है वहां पर आपको एग्जाम्पल्स यहां पर कोट करे हैं, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, राइट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अपना अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।